नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम बात करेंगे नैतिक विकास सिद्धांत की, जो कि कोहलबर्ग ने दिया था। जी हाँ, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ एक सबसे पहली जो चीज़ प्रश्न आती है, नैतिकता होती क्या है, किस चीज़ का उन्होंने सिद्धांत दिया, तो उस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि नैतिकता मतलब वह गुण जो कि हमें सही और गलत की पहचान देता है। मतलब सामाजिक तौर पर इसे यदि हम देखें तो हम परिवेश से सीखते हैं और जन्म के पश्चात सामाजिक परिवेश में रहकर ही हम सीख पाते हैं क्या सही और क्या गलत। और देखिए, ये सही गलत का फैसला हमारा खुद का होता है। आपने कई जगहों पे कई क्रियाओं को देखा होगा कि मान लीजिए सामने वाले ने कुछ झूठ बोला, पर उसके पीछे कुछ तर्क दे रहा है वो कि नहीं, मैंने सही बोला, मतलब वो मेरे दृष्टिकोण से पूरी तरह से सही है। तो जो नैतिकता है वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर मापी जाती है। मतलब हर कार्य करने वाला वही कार्य करता है जो उसे सही नज़र आता है। अब वो यदि दूसरे के दृष्टिकोण से गलत है तो वो उसे नैतिक नहीं मानेगा, है ना। तो नैतिक विकास का मतलब सिर्फ ये हुआ कि मेरे दृष्टिकोण में क्या चीज़ है। हालांकि ये गुण तो समाज की ही देन है, समाज से ही हमने सीखा, समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना हमने समाज से ही सीखा है, तो समाजीकरण की श्रेणी में जा रहा है। और जो नैतिक मतलब जो चीज़ हमने सही और गलत का फैसला लेने की जो क्षमता देखी, या किसी कार्य के बारे में हमने कहा ये सही है और ये किसी के बारे में हमने कहा कि ये गलत है, हमने उसको माना कि ये गलत है, हमने उसको स्वीकारा कि ये गलत है। तो ये गुण जिससे सही या गलत की जो पहचान होती है वो नैतिकता कहलाता है। और यदि हम प्रारंभिक दौर में देखें, जब बच्चा बहुत छोटा है, कुल 1.5-2 साल का ही जैसे यदि हम वहाँ देखें, तो वहाँ वो नैतिकता कैसे सीखता है, आज्ञा और दंड के आधार पर। जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया और हम खुश हो गए, अरे वाह, तो बच्चा ये महसूस करता है कि मुझे इस कार्य की आज्ञा मिल गई, तो वो उस कार्य को अपना लेता है और वो निरंतर उसी कार्य को करता है। मतलब उसने ये चीज़ माना कि इस कार्य की आज्ञा है। दूसरा यही होता है दंड, जैसा कि अभी हमने कहा कि आज्ञा और जो दंड है वही नैतिकता का आधार माने जाते हैं। यदि कोई कार्य को करने पर यदि बच्चे को दंड मिलता है, उसको टोका जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे इस कार्य को स्वीकार नहीं किया गया बड़ों के द्वारा, इसका मतलब है कि वो सही नहीं है, तो बच्चा अपने अंदरूनी तौर पर इस चीज़ को समझ बनाता है कि यह कार्य सही नहीं है, मतलब ये नैतिक नहीं है। सही और गलत को ही हमने नैतिक के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, इसको समझने का प्रयास किया है। और कोहलबर्ग ने भी इसी तरह से नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं और उन्होंने इसको अवस्था के सिद्धांत के रूप में भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और अपने जो नैतिक विकास है उसको प्रमुख 3 भागों में बांटते हुए 6 अवस्थाओं में बांटा है। उन्होंने कहा 3 स्टेप है जो 2-2 के रूप में बटे हुए हैं, तो टोटल 6 अवस्थाओं में आपने इस विकास के सिद्धांत को विभक्त किया है और आपने इन्हें सार्वभौमिक भी माना। मतलब उन्होंने जो 6 अवस्थाएं दी उनके बारे में कोहलबर्ग का ये कहना था कि ये सार्वभौमिक सत्य हैं, कहीं भी चले जाइए, विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, ये यही और इसी रूप में मिलेंगी। तो इसे सार्वभौमिक क्यों कहा गया, चले इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे पहला बिंदु उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक बालक इन अवस्थाओं से गुजरता ही है। मतलब नैतिक विकास का जो प्रारंभ है हर बालक के लिए इन अवस्थाओं से होकर गुजरना ही होता है, तब जाके उसके भीतर नैतिक विकास की अवस्थाएं परिवर्तित श्रेणी में आती हैं, उसके जीवन में नैतिक विकास आ पाता है। मतलब हर बालक इन अवस्थाओं से होकर गुजरता ही है। दूसरा जो बिंदु उन्होंने कहा कि प्रत्येक अवस्थाओं का जो क्रम है वो सुनिश्चित होता है और इस क्रम में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती। मतलब ये विकास श्रेणी दर श्रेणी एक बाद ही ऊपर पहुंचता है। ऐसा नहीं होता कि पहले के 4 अवस्थाओं को पहुंचे बगैर सीधे 5वीं और 6ठी पे बालक पहुंच जाएगा। तो
इसका क्रम निर्धारित है, निश्चित क्रम में ही होगा, इसमें परिवर्तन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। ये सारी चीज़ें कोहलबर्ग ने कहा कि ये सार्वभौमिक है। आपने तीसरी बात जो सार्वभौमिकता के लिए कही वो ये कि नैतिक विकास की जो चरम अवस्था है, जो छठी अवस्था है, वहाँ तक बहुत कम बालक ही पहुँच पाते हैं। छठी अवस्था तक बहुत कम बालक ही पहुँच पाते हैं, और यह भी सार्वभौमिक सत्य है। इसको दैनिक जीवन में आपके बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है कि जिसे हम नैतिकता की पराकाष्ठा भी कहते हैं, वहाँ तक कुछ ही बिरले ही व्यक्तित्व पहुँच पाते हैं। तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है। इससे जुड़ा हुआ जो चौथा बिंदु आपने कहा सार्वभौमिक सत्य के रूप में, वो ये था कि नैतिकता जो है वो तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता लिए होती है। मतलब हर बालक की अपनी तर्क शक्ति होती है और उसकी व्यक्तिगत तर्क शक्ति के आधार पर उनकी जो नैतिकता है उसका निर्धारण होता है। मतलब बच्चा जो अभी पहले कहा ना, जो भी कुछ कर रहा है वो खुद अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो वो जो तर्क शक्ति है उसकी, उस आधार पर उसको हम नैतिक विकास की श्रेणी में ला के खड़ा करते हैं। मतलब यदि बच्चे को अब जो कुछ कहा उसने, उसको सिद्ध करना नहीं आया कि उसने ये क्यों कहा या क्यों किया, तो वो गलत समाज के द्वारा स्वीकारा जा सकता है। पर यदि वो कोशिश करता है कि नहीं मैं अपने आप को सिद्ध कर दूँ अपनी तर्क शक्तियों के द्वारा, तो सामने वालों को भी उसको स्वीकारना पड़ता है, और ये प्रत्येक बालक की पृथक पृथक होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बच्चे की जो नैतिकता है वो उसकी अपनी व्यक्तिगत तर्क शक्ति के आधार पर भी पृथक पृथक होती है। तो ये थे एक सार्वभौमिक सत्य जो कि कोहलबर्ग ने दिए थे। अब आइए इनमें देखते हैं कि इन्होंने कौन सी अवस्थाएं दी हैं। तो देखिए, इन्होंने 3 अवस्थाएं जो दी वो थी, पहली पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, और फिर इन तीनों को उन्होंने 2-2 भागों में बांटा है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व परंपरागत, मतलब परंपरागत से पूर्व की जो अवस्था है, इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा। सबसे पहली होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जी हाँ, स्टार्टिंग में ही हमने इस बार बात करी थी ना, आज्ञा और दंड की अवस्था। मतलब बच्चों को जिस तरह के कार्य करने की समूह के द्वारा या माता पिता के द्वारा या अपने बड़ों के द्वारा आज्ञा मिल जाती है, जिसको करने से सब उसके परिचित समूह सुख का अनुभव करते, खुशी का अनुभव करते, खुशी का इजहार करते हैं, तो बच्चा ये समझता है कि ये मेरे द्वारा किया गया कार्य सही है, अगली बार भी मुझे इसको ही अपनाना है। और यदि उसको उस कार्य के बदले दंड मिलता है, उसको नकार दिया जाता है, उसको स्वीकारा नहीं जाता, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि शायद ये गलत है, मुझे इसको दोहराना नहीं। मतलब वो बच्चे को वहाँ सीखने का शुभारंभ है, नैतिकता का विकास का शुभारंभ है आज्ञा और दंड के माध्यम से। ये पहली अवस्था बिल्कुल नन्हे बालक के साथ। और जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है अहंकार की अवस्था। अब देखिए, अहंकार की अवस्था जो है व्यक्तिवाद या उपकरणवाद या विनिमयवाद से होकर पोषित होती है। हम उसको उसके आधार पर समझ सकते हैं। जैसे बच्चे ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, ठीक है, तो हमने उसे, अभिभावकों ने लालच दिया, ठीक है आइसक्रीम देंगे, पहले खाना खा लो। कहता नहीं पहले आइसक्रीम, ठीक है चलो ये हाथ में आइसक्रीम पर पहले खाना खाओ। तो ठीक है, यहाँ विनिमय हो गया ना। या अभी आजकल के दौर में जो फैशन सा चल रहा है बच्चों के साथ में कि मोबाइल मिलेगा तो हम खाना खाएंगे, यूट्यूब के सॉन्ग्स लगेंगे तो हम खाना खाएंगे, या टीवी का नॉब जब तक खुलेगा, टीवी पर कोई प्रोग्राम आएगा उसके बाद हम खाना खाएंगे। अब देखिए, हालांकि ये शुरुआत तो हम ही लोगों ने करी है, मतलब इसके लिए सारी जिम्मेदारी अभिभावकों की है, माता की, पिता। यदि हमने उसको भोजन कराते वक्त टीवी के दर्शन कराए ही नहीं होते तो उसे क्या पता होता, तो इस तरह की डिमांड करता ही नहीं। पर आज आम बालक इस तरह की डिमांड कर रहा है, और विनिमय, जैसे आपने टीवी का नॉब खोला बच्चे ने खाना शुरू कर दिया, तो ये विनिमय हुआ। एक इच्छा बच्चे की पूर्ति तो दूसरी आपकी पूर्ति हो गई। हालांकि ये गलत है, क्योंकि वो जो आहार है वो बच्चा सिर्फ ग्रहण कर रहा है, उसका पाचन, अवशोषण, निष्कासन की क्रिया नहीं हो पा रही, क्योंकि उसका जो ध्यान है उस प्रोग्राम में केंद्रित है। और आप सभी जानते हैं हमारे भोजन में पाचन, अवशोषण और निष्कासन, ये 3 अभिक्रियाएं जो बहुत ज़रूरी होती है, अनिवार्य होती है, इनके बिना
हमारा भोजन करना निरर्थक होता है। और बच्चे को तो ये समझ नहीं है ना। बच्चे ने तो विनिमय वाली बात करी कि मैंने कहा टीवी चला दो, आपने टीवी चला दिया तो मैंने आपका खाना खा लिया। अब उसने ये चीज़ मान लिया कि सही है। यहाँ उसके अहम का पोषण हो गया और 2 बार 3 बार हो गया। चौथी बार यदि उसने कहा टीवी चला दो और आपने नहीं चलाई तो बच्चा खाना ही नहीं खाता। उसको अहम को चोट पहुँचती है कि नहीं, मेरी कहा नहीं माना गया। जब आपने मेरा कहा नहीं माना तो मैं भी आपका कहा क्यों मानूं। मतलब ये हमने ही सिखाया बच्चे को वैचारिक विनिमय, लेन देन। तो बच्चे को यदि नैतिकता सिखानी है तो विनिमय यदि उसमें आ गया तो ये बहुत गलत तरीका हो जाता है विनिमय आने से। मतलब हमको ये चीज़ नैतिक है तो बच्चा सही है, सही को नैतिक माने, विनिमय वाली स्थितियाँ नहीं हो। पर आमतौर पर ये चीज़ हो जाती है, उपकरणवाद या व्यक्तिवाद या विनिमयवाद अक्सर करके अहम की अवस्था में आता है और बच्चा वहाँ से नैतिकता को सीखता है। ये हर बच्चे के साथ होता है। तो यदि हमको नैतिक अवस्था को समझना है तो इस अवस्था को समझना भी हमारे लिए अनिवार्य होगा। इससे जो जुड़ी हुई दूसरी परंपरा है जिसे हमने परंपरागत कहा, परंपरागत में भी पहला जो बिंदु है वो है प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा सुनना तो सभी को अच्छा लगता है। तो यदि किसी कार्य में बच्चे की प्रशंसा होती है, हम कहते हैं वाह, गुड बॉय, गुड गर्ल, या बहुत प्यारा बेटा, बहुत प्यारी बेटिया, तो उसको महसूस होता है कि इस काम को करने पर मुझे तारीफ़ सुनी हुई, मतलब ये काम करने से तारीफ़ मिलेगी, मतलब ये काम मुझे कर लेना चाहिए। तो नैतिकता का जो सिद्धांत है वो कि जो तीसरा स्टेप में यदि हम बच्चे की तारीफ़ करते हैं तो उस चीज़ को वो अपना लेता है और वहाँ से उसके उस विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यदि प्रशंसा नहीं मिलती तो उसको लगता है कि शायद कार्य का कोई मूल्य ही नहीं है, तो उस कार्य को उतनी आसानी से नहीं स्वीकार पाता। और ये अच्छा बेटा या अच्छा बेटी, इसको एक अभिविन्यास बना लेता है वो कि इस काम को करने से वो मिला है, मतलब वो सही था, वो उपनाम मेरे लिए, मुझे करना चाहिए। तो नैतिक विकास की ये तीसरी स्टेज प्रशंसा की अवस्था। और चौथी अवस्था जो परंपरागत की ही है, जिसे हमने परंपरागत की दूसरी अवस्था भी कहा, कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। बच्चा जब देखता है, जब हम सामाजिक क्रियाओं का सम्मान करते हैं तो समाज द्वारा कही जाने वाली हर मान्यताएं उसको स्वीकार्य हो जाती हैं। और यदि उसके मन में समाज के प्रति सम्मान नहीं है तो वो सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार ही नहीं पाता। अब जब वो स्वीकार नहीं पाएगा तो नैतिक विकास की श्रेणी में उसका कदम डगमगा जाएगा। बच्चा उसी चीज़ को स्वीकारेगा जहाँ उसको उन चीज़ों के प्रति, उन घटनाओं के प्रति, उन व्यवस्थाओं के प्रति सम्मानजनक स्थितियाँ होंगी। मतलब सामाजिक जो व्यवस्था है उसके प्रति यदि उसमें सम्मान की भावना है तो वो उन सारी व्यवस्थाओं को स्वीकारता है, और यदि वो नहीं है तो वो उन व्यवस्थाओं को स्वीकारता नहीं है। तो ये परंपरागत शैली से नैतिक विकास होता है कि सिंपल सी बात करो ना कि जैसे घर में यदि माता पिता के प्रति बच्चे के मन में सम्मान है तो उनकी कही बात को स्वीकार लेता है, और यदि उनके प्रति उसके मन में सम्मान नहीं है तो उनकी सही बात को भी वो स्वीकार नहीं पाता। तो नैतिकता वहीं आ रही है कि जहाँ उसके मन में सम्मान है उन चीज़ों को स्वीकारता है तो नैतिक विकास की श्रेणी में उसका कदम स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। कानून व्यवस्थाएं भी आती हैं कि कानून में ये कहा गया है, वो कहा गया, जो हम यदि बच्चे को बताते हैं और यदि वो उसको समझता है, उनके प्रति सम्मान रखता है तो उसके लिए सहज स्वीकार्य हो जाती हैं वो बातें। तो ये था चौथा बिंदु, जहाँ नैतिक विकास की अवस्था है, समाज के प्रति सम्मान की भावना की अवस्था है, तो वह समाज द्वारा जो मूल्य, जो संस्कृति, जो नियम बनाए गए हैं उनको भी सहज स्वीकार जाता है। नैतिक अवस्था का चौथा अवस्था को पार कर जाता है। पांचवी देखी जाए, या जो उन्होंने प्रमुख 3 अवस्थाएं दी, उनमें परंपरागत के बाद उत्तर परंपरागत, या इसे हम पश्चिम परंपरागत भी कहते हैं, परंपरागत के बाद आने वाली अवस्था, इसे भी फिर वही 2 भागों में बांटा है। इसमें पहली आ जाती है जिसे हम पांचवी भी कह सकते हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था, या इसका जो दूसरा नाम दिया है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास।
सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मतलब समाज के साथ हमारा जो अनुबंध है या समाज के साथ हमने जो समझौते की अवस्थाएं लेकर आए हैं उसको हम कहते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था। मतलब बच्चा जहाँ उन चीज़ों के साथ साम्य स्थापित कर लेता है कि चलो ठीक है मुझे एडजस्ट करना है, मतलब ठीक है चलो ना तेरी ना मेरी, चलो इसको मान लेते हैं। और अक्सर करके आपके और आपके बच्चों के बीच में इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि बच्चे ने कुछ कहा, आपने कुछ, अच्छा चलो ठीक है ये कर लेते हैं। मतलब उत्तर परंपरागत में अक्सर करके हम सामाजिक समझौते की अवस्था पर आ जाते हैं और थोड़ी हमारी और थोड़ी सामने वाले की बात एक व्यवस्थित रूप में, एक समझौते के रूप में स्वीकार ली जाती है। तो ये अवस्था होती है बालक के लिए 5वें नंबर पे अवस्था, जिसे हमने कहा सामाजिक समझौते की अवस्था। छठी और अंतिम अवस्था है जिसे हमने कहा कोहलबर्ग ने कहा सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, या यह सार्वभौमिक सिद्धांत है या इसे हम सैद्धांतिक अंतर्चेतना की अवस्था भी कहते हैं। मतलब नैतिकता की पराकाष्ठा। अब बालक व्यक्ति वो कार्य करता है जो उसकी अंतरात्मा को स्वीकार्य होते हैं। अंतरात्मा की पुकार को सुनकर जब वो बच्चा कार्य करता है तो वो नैतिकता की पराकाष्ठा हुआ करती है। और यही सार्वभौमिक सिद्धांत है कि उस अवस्था तक पहुंचना हर बच्चे के बस का तो नहीं होता, हर बालक उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम सार्वभौमिक रूप से कहते हैं कि वो अंतिम अवस्था जिसे हम सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं या सैद्धांतिक अंतर्चेतना की अवस्था कहते हैं, वहाँ सामान्य बालक नहीं पहुंच पाते। कुछ बिरले ही जिन्होंने तर्क शक्ति होती है, जिनकी व्यक्तिगत आत्मा इतनी शुद्ध और तरल रहती है, उसके साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं जुड़ पाते, तो वो उस नैतिक विकास की चरम अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं, नमस्कार।